दोस्तों, हमने पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से जाते हुए तो देखा, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते हो कि अमेरिका कैसे और क्यों अफगानिस्तान में आया था, तालिबान से उसकी जंग क्यों शुरू हुई और आखिर क्या थी अमेरिका की स्ट्रैटेजी। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। यूं तो अफगानिस्तान की हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट 1978 के बाद शुरू होता है। 1978 में अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन उठने लगा था और इसी को सपोर्ट करते हुए अगले ही साल सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। इस एक अटैक ने काफी सारे देशों को चिंता में डाल दिया। अमेरिका तो सोवियत यूनियन का कट्टर दुश्मन था, इसलिए सोवियत यूनियन का हमला उसे मंजूर नहीं था। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब भी इस हमले से टेंशन में आ गए थे। कम्युनिस्ट लोग धर्म को नहीं मानते हैं, जिस वजह से सऊदी को यह खतरा था कि कहीं अब ये रेवोल्यूशन फैलकर उनके देश तक ना पहुंच जाए। और पाकिस्तान तो हमेशा से ही अफगानिस्तान को एक सैटेलाइट स्टेट की तरह कंट्रोल करना चाहता ही था, लेकिन क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में था, इसीलिए उसे मालूम था कि उसका कंट्रोल या इन्फ्लुएंस अब वहां घटने लगा है। यहाँ पर अमेरिका ने एक प्लान बनाया और इस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को हराने के लिए कई सारे मुजाहिदीन ग्रुप्स को अप्रोच करना शुरू किया। पाकिस्तान की आईएसआई ने सीआईए और सऊदी अरब का पैसा और हथियार सीक्रेटली मुजाहिदीन सोल्जर्स तक पहुंचाना शुरू किया और ये ग्रुप्स इस्लाम के नाम पर नए फाइटर्स को भी अपने साथ मिलाने में कामयाब हुए। साल 1989 में सोवियत यूनियन ने जंग हारने लगा और उसे अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। सोवियत यूनियन तो चला गया, लेकिन अब जो अफगानिस्तान में इतने सारे अमेरिकी हथियारों से लैस मुजाहिदीन थे, उनका क्या? अब ये लोग वापस खेती वगैरह करके अपनी नॉर्मल लाइफ में तो वापस नहीं जा सकते थे। यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक अफगानी गवर्नमेंट स्टैब्लिश तो की गई, लेकिन जल्दी एक नया ग्रुप देश भर में तेजी पकड़ने लगा। ये लोग खुद को तालिबान बुलाते थे और उनमें से ज्यादातर मदरसों में पढ़े हुए बच्चों को शामिल किया जाता था। इस वक्त अलग अलग मुजाहिदीन ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, जिस वजह से तालिबान ने खुद को एक मसीहा के रूप में लोगों के सामने पेश किया ताकि वो इस खून खराबे से बच जाए। इसके कुछ वक्त बाद ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान घोषित कर दिया। इस नई सरकार ने धीरे धीरे बाकी टेररिस्ट को यहाँ शरण देनी शुरू कर दी और साथ ही कई इलीगल एक्टिविटीज में भी घुस गए। साल 1999 तक अफगानिस्तान हर साल 4000 टन अफीम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने लगा था। इस वजह से काफी सारे गांव ऐसे थे जहां पर ये काम या आमदनी का जरिया बन गया। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर 2001 में 9/11 का हमला हुआ, जहां 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया गया। इसमें से 2 प्लेन्स न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर क्रैश कराए गए, एक प्लेन यूएस मिलिट्री के हेडक्वार्टर पेंटागन पर और एक प्लेन हाईजैकिंग के बीच में फेल हो गया और ये प्लेन एक रैंडम जगह पर क्रैश हो गया। अमेरिका की हिस्ट्री में दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला था और इसी वजह से उन्होंने बदला लेना चाहा। उन्हें पता था कि हमला अल कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन के कहने पर हुआ है और अल कायदा ने अफगानिस्तान में डेरा लगाया हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान में पहले तालिबान की सरकार को वार्न किया और फिर वो अपने हमले की तैयारी में लग गए। इस हमले में सिर्फ एक ही परेशानी थी और वो थी आईएसआई। मुजाहिदीन के दिनों से आईएसआई और तालिबान काफी करीब आ चुके थे और अमेरिका इस वक्त किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं था। इसलिए उस वक्त के आईएसआई चीफ और यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड आर्मिट्रेज के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें आईएसआई ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनके तालिबान से पुराने संबंध रहे और वो डायरेक्टली उनके खिलाफ नहीं जा सकते। इस पर अमेरिका का स्टैंड काफी क्लियर था, या तो आप हमारे साथ है या फिर हमारे खिलाफ, बीच का कोई रास्ता नहीं लिया जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान को भी अमेरिका की इस जंग में कूदना पड़ा। अमेरिका को पता था कि वो हजारों मील दूर अपने दुश्मन से डायरेक्टली नहीं लड़ सकते, इसीलिए उन्होंने 9/11 के 4 दिन बाद ही अफगानी ग्रुप से संपर्क स्थापित किया, जिसे आप नॉर्दर्न अलायंस के नाम से जानते हैं। नॉर्दर्न अलायंस बहुत सारे मुजाहिदीन ग्रुप से मिलकर बना एक संगठन था जो तालिबान के राज का विरोधी था। 26 सितंबर को 8 सीआईए एजेंट्स पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लीडर से मिलने आए और उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को उनकी जंग में शामिल होने के लिए मना लिया। इसके बाद में अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस को $30 लाख तो दिए ही, पर इसके साथ साथ उनके फाइटर्स को हथियार और ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया। इसके कुछ वक्त बाद अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे देशों ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी और वहां पर एरियल स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी।
एरियल स्ट्राइक्स की इस पहली वेव में अमेरिका तालिबान के सभी एयर डिफेंस नेटवर्क्स को ध्वस्त करने में कामयाब रहा और दुनिया के कई देशों की स्पेशल फोर्स यूनिट्स को अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर फहीम खान से मिलने के लिए भेजा गया। इस नए कोलिशन ने सबसे पहले मजार शरीफ नाम के तालिबान कंट्रोल शहर पर हमला किया और जल्दी उसे अपने कब्जे में कर लिया। 2000 के करीब नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स ने अपने जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की कमांड में सिर्फ 90 मिनट में पूरे शहर पर काबू पा लिया और करीब 700 तालिबानी इसमें मारे गए। इसके बाद उन्होंने काबुल की तरफ जाना शुरू किया और सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उन्होंने काबुल पर भी कब्जा जमा लिया। अगले कुछ हफ्तों तक इसी तरह उन्होंने काफी जगहों को तालिबान के कंट्रोल से आजाद किया। अगले दिन अमेरिका और नॉर्दर्न अलायंस ने कंधार और कुंदुज पर भी स्ट्राइक करनी शुरू कर दी और तालिबान की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। लेकिन यहीं पर एक नया ट्विस्ट आया। मजार शरीफ में जिस जेल में पकड़े गए तालिबानियों को रखा गया था वहां एक विद्रोह हुआ और 25 नवंबर 2001 को उन्होंने इस जेल पर कब्जा कर लिया और करीब 600 तालिबानी न सिर्फ अब आजाद थे बल्कि उनके पास अब जेल में तैनात किए गए रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन्स जैसे हथियार भी थे। इस विद्रोह में CIA एजेंट जॉनी मिशेल स्पैन की भी मौत हो गई थी, जो कि अफगानिस्तान वॉर में मारा गया पहला अमेरिकन भी था। इसके बाद अमेरिका ने दुगनी ताकत से कुंदुज पर हमला किया, जहां पर कई सारे तालिबानी और अल कायदा फाइटर्स छिपे हुए थे। लेकिन तभी ISI ने एक सीक्रेट मिशन प्लान किया और इन सभी लोगों को वहां से निकाल कर वो सेफली पाकिस्तान ले आए। इस जंग में एक यंग मुजाहिदीन भी उभर कर निकला जिसका नाम था हमीद करजई। वही हमीद करजई जो बाद में अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बना। हमीद करजई ने अपने लोगों के साथ तरीन कोट नाम के एक शहर को कब्जा किया और बाद में इसे तालिबान के हमलों से ही बचाया। इस वक्त हमीद करजई के अंडर करीब 800 सोल्जर्स थे। इसके बाद ये लोग कंधार में भी तालिबान से सरेंडर करवाने में कामयाब रहे और धीरे धीरे पूरा अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में आ गया। तालिबान का एक ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बचा था, वो था टोरा बोरा का व्हाइट माउंटेन केव नेटवर्क, जहाँ से उसामा बिन लादेन समेत कई सारे अल कायदा और तालिबान के लोग जलालाबाद तक भागने में कामयाब हुए, बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ चले गए। लेकिन अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। फरवरी 2002 में अमेरिकन इंटेलिजेंस को 300 तालिबानियों के बारे में पता चला जो कि शाही कोट वैली में छिपे हुए थे और इन्हें मार गिराने के लिए ऑपरेशन एनाकोंडा प्लान किया गया, जिसमें 2000 स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स को एयरलिफ्ट करके 1000 मुजाहिदीन फाइटर्स के साथ इस जगह पर भेजा गया। 2 मार्च को किया गया हमला एक फेलियर निकला क्योंकि ये तालिबान का एक ट्रैप था। अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स में बैठे सोल्जर्स ने जल्दी खुद को रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी एयरक्राफ्ट राइफल्स की फायरिंग के बीच में पाया और जब अफगानिस्तान फाइटर्स यहाँ पर आए तो उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा और दोनों ही तरफ से भारी नुकसान हुआ। इसके बाद से जंग लगातार चलती रही थी और शायद ये खत्म हो भी जाती, लेकिन तभी अमेरिकन पॉलिटिक्स ने एक और खेल खेल दिया और अब अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। 2003 के इराक हमले के बाद ज्यादातर अमेरिकन ट्रूप्स वहां चले गए और अफगानिस्तान में बहुत ही कम ट्रूप्स रह गए। यूं तो अफगानिस्तान में एक अमेरिका फ्रेंडली गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन इसकी सिक्योरिटी और तालिबान के खात्मे के लिए कुछ ट्रूप्स को यहीं पर रोक लिया गया। अमेरिका अब अफगानिस्तान में फंस चुका था, ना ही वो तालिबान को पूरी तरह से खत्म कर पा रहा था और ना ही वो अपने सोल्जर्स को वापस बुलाकर दोबारा से अफगानिस्तान को तालिबान की याद दे सकता था। इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान की मिलिट्री को खड़ा करना शुरू किया। अमेरिका अब एक एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढ रहा था और फाइनली उन्हें 2021 में वहां से निकलने का मौका मिला और उन्होंने इस 20 साल लंबी जंग को अपनी तरफ से खत्म कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हुआ था अफगानिस्तान पर अमेरिका का कब्जा। वैसे तो इसका जवाब कोई अच्छे से दे नहीं सकता, लेकिन ये कई सवाल लोग पूछते रहते हैं कि जब अमेरिका को पता था कि ISI उन्हें धोखा दे रही थी तब भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। आपका क्या सोचना है दोस्तों? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं।